फ्रेंड, तो आज का हमारा टॉपिक आपके सामने है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आज के टॉपिक ये सभी क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का डेफिनेशन बताएंगे, उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, उसको उसके यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके साथ साथ आपका जो उसका यूनिट होता है न्यूटन, उसकी भी डेफिनेशन बताएंगे। साथ साथ में जो 1 kg फोर्स होता है उसका भी डेफिनेशन आपको बताएंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो भी बताऊंगा, और इसी में साथ साथ मैं आपको इफेक्ट भी बताऊंगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया है, ठीक है। जो नई बुक आई है, जो आरपी एथेलिया ने दिया है, उसको पुराने सिलेबस को जैसा कॉपी पेस्ट है, लेकिन आपका जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये नया प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसके प्रीवियस वाला वीडियो जो है वो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये लेक्चर 4 है, ठीक है। और क्या इसमें करने वाले हैं, वेट एंड मास में डिफरेंस देखेंगे कि वेट एंड मास में क्या डिफरेंट है, वेट क्या होता है, मास क्या होता है, ये डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, ठीक है। उसके साथ साथ सिस्टम ऑफ फोर्सेज, डिफरेंट फोर्सेस उसको सिस्टम में रखा गया कि कौन किस सिस्टम में रहेगा, क्लियर, वो सिस्टम भी बताएंगे। उसके साथ साथ दो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, और इसकी प्रीवियस वाला जो मैंने बताया था इन टोटल आउटर मोस्ट जो है, ठीक है, उसके बारे में है। टोटल आपका ओवरव्यू मैंने जो दिया था, ओवरव्यू जो पहला लेक्चर था पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। दूसरा हमारा जो लेक्चर था वो क्या था, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड मैंने उसके इंट्रोडक्शन दिए थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब स्टैटिक, डायनेमिक, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया था। थर्ड में अगर आप देखेंगे, जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि उसके सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, फंडामेंटल यूनिट के बारे में, यूनिट कन्वर्जन के बारे में, ये सब के बारे में डिटेल में बताया। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। फोर्स से रिलेटेड क्या होता है, फोर्स को क्या बोलते हैं, कैसे उसको डेफिनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा, जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो भी डेफिनेशन याद करवा दूंगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखो फोर्स क्या बोलेंगे, फोर्स, ठीक है। तो ऐसा एक एजेंट है जिसके थ्रू अगर कोई बॉडी स्टैटिक है तो मोशन में आ जाती है, या मोशन में है तो स्टैटिक आ जाती है। स्टैटिक मतलब स्थिर है, जैसे मैं स्थिर हूं, मेरे किसी ने धक्का दिया तो मैं यहाँ पे आकर मोशन में आ गया, ठीक है। या मैं मोशन में हूँ, किसी ने पकड़ के रोक दिया, फोर्स लगाया ना तो मैं रुक गया, स्टैटिक में हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा। तो उस जो एक्सटर्नल एजेंट है उसी को बोला जाता है फोर्स। एक और डेफिनेशन बोल सकते हो, जो एज पर फॉर्मूले के बेस पे बोल सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज ए फोर्स। और जो आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन लिखा है वो ये लिखा है कि एन एजेंट which produce or tends to produce, destroy or tends to destroy motion ऑफ द बॉडी। बॉडी कोई मोशन में है तो उसको स्टैटिक में कर सकता है, या स्टैटिक है तो उसको मोशन में करने वाले एजेंट को ही बोला जाता है फोर्स, ठीक है, क्लियर। और आपको जैसे इसका फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। तो इसके बेस पे भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या डेफिनेशन लिख सकते हो, the product of mass and acceleration, product मतलब multiplication, product of mass and acceleration is called as a force, clear। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, the product of mass and acceleration is called as a force, clear। ये चीजें आप लिख सकते हो। अभी इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, इट्स यूनिट की यूनिट की बात करें तो मास का होता है केजी एंड एक्सेलरेशन का होता है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये यूनिट हो गया, एमकेएस में यूनिट
अगर मैं एसआई में यूनिट बोलूं, एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट इसका होता है न्यूटन, ठीक है। एम से, कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं न्यूटन। ओके, क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर होता है। अब ये 1 न्यूटन का डेफिनेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 न्यूटन का डेफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन किसको बोलेंगे। तो 1 न्यूटन का भी डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। a force which produce an acceleration of 1 meter per second square of a mass of 1 kg is called 1 Newton. Clear? 1 Newton का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, a force which produce an acceleration of 1 meter per second square। ये डेफिनेशन से समझ सकते हो। अगर ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक्सेलरेशन है और 1 केजी मास को एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, और ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन, तो वो फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। तो वही बात लिखा है, फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ अ मास ऑफ 1 केजी इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही एक्सप्लेन किया था, 1 केजी है, 1 केजी क्या होता है, ठीक है। जो मूवी आई है केजीएफ 14, ये केजीएफ है किलोग्राम फोर्स है। जैसे बोलते हैं ना, मैं कितना हूं 65 केजी का हूं, तो मैं फोर्स कितना लगा रहा हूं, 65 केजी का फोर्स तो लगा रहा हूं ना, ये स्लैब पे 65 केजी का, समझ में आ रहा है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, सेम यही डेफिनेशन आपको क्या कर देना है, जो एक्सेलरेशन है ना वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह पे जी लिखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो लिखो, और मास 1 केजी लिखो, वही लिख देते हैं। ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी है, ठीक है, ये जी मैंने लिखा है। जी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ अ मास ऑफ 1 kg is called 1 kg किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स, ये है डेफिनेशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया फोर्स का डेफिनेशन क्या है, उसके फॉर्मूले क्या है, उसके यूनिट क्या है, ठीक है, और उस यूनिट के भी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बताया। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि वेट एंड मास का डिफरेंस बताइए, कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताइए, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। आगे चलिए रफ करते हैं इसको। आगे मैं आपको वेट और मास के बीच का डिफरेंस बताता हूं, वेट और मास के बीच का डिफरेंस। तो पहले तो वेट लिख लेते हैं, वेट क्या होता है, ठीक है। वेट इस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो, आप बोल सकते हो एक बॉडी लिख सकते हो, या द बॉडी which is attracted to the center of mass is called as वेट का मतलब हुआ, जैसे ये मेरी बॉडी है जो कंसंट्रेट कहां पर कर रही है, सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर रही है। मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो उसका खिंचाव कहां पर रहेगा, जो अर्थ का सेंटर है, ठीक है, कंसंट्रेटेड टू द सेंटर ऑफ अर्थ मास लिख सकते हो, अर्थ मास इज कॉल्ड एज अ वेट, ठीक है। वेट का अगर मैं बताऊं, वेट इक्वल टू होता है क्या है, तो mg होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और मास का होता है kg
और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी यूनिट किसका हो रहा है, ये भी यूनिट किसका, फोर्स का यूनिट हो रहा है। तो वेट इनडायरेक्टली बोला जाए या डायरेक्टली बोला जाए, ये क्या इंडिकेट करता है, वेट फोर्स को इंडिकेट करता है। क्लियर क्लियर। और जी की वैल्यू आपको पता है, जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये वैल्यू याद रखना। क्लियर, समझ में। अगर मान लो किसी का वेट पूछे, मान लो मेरा वेट है, मेरा मास दिया है 65 kg, तो मेरा वेट कितना होगा, तो 65 मास रखोगे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह पे 9.81 रखोगे, तो आप बता दोगे कि इतना न्यूटन या इतना केजी पर मीटर स्क्वायर इतना वेट है। क्लियर। उसके बाद मास, मास क्या होता है, द मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक है, कितना मतलब मैटर, कितना मैटर कंटेंट मेरी बॉडी में है, उसी को बोला जाता है मास। ठीक है, कंटेंट नहीं है तो मास कम होगा, कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मास होगा। और इसका यूनिट क्या होता है, इट्स यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, केजी होगा, या तो ग्राम में होगा, ठीक है, या तो क्विंटल में होगा, या तो टन में होगा। ये यूनिट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो वेट मास का मैंने अलग अलग डेफिनेशन, उसके यूनिट बता दिए हैं। वेट को आप ये भी चीजें बता सकते थे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मास को आप ये भी बता सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर डिफरेंस पूछे तो एक साइड वेट लिखो, एक साइड मास लिखो, डेफिनेशन के सामने उसका डेफिनेशन, यूनिट के सामने उसका यूनिट, और क्वांटिटी बताना है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। तो डिफरेंस इस तरीके से, और अलग अलग डेफिनेशन होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये आपको समझ में आ गया। मैंने क्या बताया अभी, फोर्स से रिलेटेड फोर्स का डेफिनेशन और वेट मास बताया, उसके साथ साथ आपको फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक बताओ। फोर्स का क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस यहाँ पे करेंगे। एक एक पॉइंट को आराम आराम से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो हेडिंग है मेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक किस किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। पहला आप बता सकते हो उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, दूसरा आप बता सकते हो डायरेक्शन, डायरेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा आप बता सकते हो उसका नेचर, नेचर क्या होता है। और चौथा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये 4 पॉइंट बताएगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक। देखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे कि मैग्नीट्यूड में आप ये बता सकते हो कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, या आप बता सकते हो 15 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लग रहा है, या बोल सकते हो कि 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ऐसे ये जो रिप्रेजेंट करता है ये उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ, मैग्नीट्यूड को। अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन में, तो अगर मान लीजिए ऐसे कोई फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे O लिखा हुआ है, यहाँ पे X लिखा है, तो इसको फोर्स के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लिख सकते हो अलोंग OX डायरेक्शन, ऐसे लिख सकते हो OX डायरेक्शन। OX डायरेक्शन मतलब ऐसे लिखा है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, दूसरा इसी में अगर मैं बात करूं, देखो दूसरा अगर बात करूं ऐसे अगर लिखा हो टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन के, नॉर्थ के डायरेक्शन। ये जो मैंने बताया है ऐसा नहीं कि ये नॉर्थ है, इसको अगर इस तरीके से आप देखोगे तो ये सामने वाला जो होगा वो नॉर्थ होगा, उसके बैक साइड वाला जो होगा वो साउथ होगा। ठीक है, आप मैप देखते हो ना, मैप तो ऐसे रहेगा, तो जो ऊपर साइड में है वो नॉर्थ, जो मेरे साइड में है वो साउथ, और मेरे राइट साइड में जो है वो ईस्ट, समझ में, और जो लेफ्ट साइड में है वो वेस्ट। क्लियर, मैप देखने का यूज होता है।
तो अगर नॉट टुवर्ड्स नॉट डायरेक्शन बोल रहा है तो फोर्स कैसे, ऐसे फोर्स लगाओ, ऐसे, ठीक है। अगर वही चीज है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर सिर्फ अगर ऐसे लिखा है तो आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करके फिर बाद में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ये आपको आना चाहिए कि वो फोर्स को किस तरीके से मैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकूं, क्लियर। और कोई डायरेक्शन ऐसे बनाया हुआ है तो उसको ऐसे वर्ड में लिखना हो तो कैसे मैं लिख सकता हूं। तीसरा एक और चीज है, ऐसे देखिए आपको, ऐसे बोला हो एट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखो। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी फिगर में बता देता हूं। ये नॉर्थ है, बोला नॉर्थ के साथ वेस्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब होता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ का रेफरेंस, और वेस्ट डायरेक्शन में ये नॉर्थ का रेफरेंस है और वेस्ट ये है, वेस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री ये एंगल बना रहे थे, ये फोर्स का डायरेक्शन है, क्लियर। तो ये डायरेक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारे वे होंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बता दूंगा कि किस तरीके से फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। ये 4 पॉइंट याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स है, क्लियर। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा नेचर, चौथा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नेचर क्या बताता है, तो फोर्स जो होता है, फोर्सेस ऑफ नेचर में भी 2 तरीके से हो सकता है, या तो टेंसाइल होगा या तो कंप्रेसिव, ठीक है। टेंसाइल का मतलब खिंचाव, ठीक है, कहीं पे खींचा जा रहा है तो वहां पर टेंसाइल नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स कैसा लग रहा है, टेंसाइल, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट से ये खींचा हुआ, ये जैसे जा रहा है ना, इस पॉइंट को वो खींच रहा है। अगर वही चीज अगर ऐसे लगा होता तो इस पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो पुल होगा। और जहां पर खिंचाव हो रहा है वो टेंसाइल। ध्यान रखना, जहां पर मैं पुल कर रहा हूं टेंसाइल, जहां पर कंप्रेस कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, वहां पे कंप्रेसिव। क्लियर हो रहा है। तो ये नेचर बताता है कि फोर्स का नेचर क्या हो सकता है, या तो टेंसाइल होगा या तो कंप्रेसिव होगा, या तो टेंसाइल या तो कंप्रेसिव। क्लियर, कंप्रेसिव या तो टेंसाइल या तो कंप्रेसिव। क्लियर हुआ इतना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये बताता है, ध्यान से सुनना, फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट होता है उसी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। द फोर्सेस एक्ट एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। लिख भी सकते हैं, फोर्सेस are at a point which is called point of application। क्लियर इंडिया मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर हो रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेस बताता हूँ। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस काफी अच्छा है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस समझ में आ गया आपको, तो उसके बाद आपको सिर्फ 2 प्रिंसिपल रह जाएंगे, वो चीजें समझ लिया। तो ये अप्रोक्सीमेट और भी चीजें, इसमें एक और चीजें रह गई थी वो बताना था, वो मैं बता देता हूँ। वो था इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस वो भी बता देता हूँ। और नॉर्मली क्या होता है, हमें पता होता है लेकिन क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता है। हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो क्या उसके बारे में क्या जवाब देना नहीं पता चलता है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस मतलब अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो क्या इफेक्ट आ सकता है, किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है तो क्या इफेक्ट आ सकता है। आप सोचो क्या इफेक्ट आ सकता है। अगर मेरे बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाया, ठीक है, किसी ने धक्का दिया, मैं रुका हुआ था, मोशन में आ सकता हूं, ये इफेक्ट है कि नहीं फोर्स का। अगर मैं मोशन में हूं, ठीक है, मोशन में चल रहा हूं, किसी ने पकड़ के रोक दिया तो रुक गया, स्टैटिक में ला सकता है, ये इफेक्ट है, ठीक है। और क्या कर सकता है, मैं सीधा जा रहा था, किसी ने ऐसे धक्का मारा तो मेरा डायरेक्शन इधर हो गया, मेरा डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है फोर्स की वजह से। एंड मान लीजिए कि कोई ये बेंच ही है, ठीक है, किसी ने बड़ा हथौड़ा ला के मारा, फोर्स लगाया, टूट गया, डिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं।
जैसे कोई कुछ भी मतलब कोई मोशन में लाना है तो फोर्स की जरूरत होती है, किसी को स्टैटिक में लाना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, फॉर स्टैटिकली और डायनेमिकली, तीन को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर चेंजिंग डायरेक्शन, फॉर लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट इफेक्ट ही पूछ रहा है, ठीक है, तो इफेक्ट क्या हो सकता है, स्टैटिक, डायनेमिक के लिए, चेंजिंग डायरेक्शन के लिए, और क्या हो सकता है, टू डिफॉर्म द बॉडी, या टू लगा सकते हो, बेटर रहेगा, टू स्टैटिक, टू डायनेमिक, टू चेंजिंग डायरेक्शन, टू डिफॉर्म द बॉडी, ये ला सकते हैं, ठीक है, ये तो इफेक्ट हो गए, क्लियर हो गए, ये सारे जितने अभी मैंने बताया ये सभी क्या है, इफेक्ट है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट में सिस्टम ऑफ, ओके, तो अभी जो मैं बात कर रहा था सिस्टम ऑफ फोर्सेस की, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस कई तरीके के सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, वन बाय वन, पहले तो मैं उसके नेम बता देता हूँ, उस नेम को थोड़ा सा डिराइव करके बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है, तो पहला सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में बताऊं तो जिसको बोलते हैं कोप्लानर फोर्सेस, मीनिंग आपको समझ में आएगा कि क्या होता है कोप्लानर फोर्सेस। दूसरा आपको बताऊंगा कनकरेंट किसको बोलते हैं, कनकरेंट फोर्सेस किसको बोला जाता है। तीसरा की बात करूं कोलिनियर फोर्सेस किसको बोला जाता है। चौथा इन्हीं से बना हुआ है कोप्लानर, कनकरेंट फोर्सेस। उसी के बाद नेक्स्ट बोलूं कि एक जो है नॉन कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस। दूसरी बार मैं इसको लर्न कर रहा हूं कोप्लानर नॉन कनकरेंट फोर्सेस। तीसरी बार दोनों को नॉन कर देते हैं, नॉन कोप्लानर नॉन कनकरेंट फोर्सेस। और आठवां है लाइक पैरेलल फोर्सेस। नौवां है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये है 9 सिस्टम ऑफ फोर्सेस। देखो इसके प्रीवियस मैंने अभी कल ही मैंने बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट, तो यूनिट को किस सिस्टम में रखा गया था उसके बारे में डिटेल में बताया था। यहीं पे आ गया आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस ये 9 सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है। जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उसको कैटेगराइज करके एक सिस्टम में रख दिया गया। बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे, अलग अलग तरीके के लग रहे थे, तो उनको कैटेगराइज करके एक सिस्टम में रख दिया गया। तो ये 9 सिस्टम ऑफ फोर्सेस है। अब कोप्लानर फोर्सेस किसको बोला जाएगा। कोप्लानर फोर्सेस वन बाय वन मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो पहला है कोप्लानर फोर्सेस। थोड़ा सा फोकस करके समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोप्लानर फोर्सेस उसको बोला जाता है द फोर्सेस विच एक्ट एट द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब जैसे ये बोर्ड मेरा क्या है, एक प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। इस वर्टिकल प्लेन पे जितने भी फोर्सेस यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ फोर्सेस लग रहा है, तो एक ही प्लेन पे लग रहा है, ठीक है। सेम प्लेन पे लग रहा है तो उस फोर्सेस को बोला जाता है कोप्लानर फोर्सेस। जैसे ये डायग्राम है, मान लो ये प्लेन है, बोर्ड है, एक फोर्सेस यहाँ पर लग रहा है, मान लो ये P1 फोर्सेस है, एक फोर्सेस यहाँ पर लग रहा था P2, एक फोर्सेस यहाँ पर लग रहा था P3। तो ये जो फोर्सेस को इंडिकेट कर रहा है वो क्या है, कोप्लानर फोर्सेस। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख दूं, फोर्सेस which act at same plane is called coplanar
क्लियर। दूसरा है कनकरेंट फोर्सेस। कनकरेंट फोर्सेस क्या बताता है, ध्यान से समझोगे तो आपको यहाँ आगे के जो सिचुएशन वो समझ में आएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कनकरेंट फोर्सेस ये बताता है कि जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, ओनली वन पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, उसे बोला जाता है कनकरेंट फोर्सेस। ठीक है, और कोई इसमें कंडीशन नहीं है, इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो फोर्स लग रहे हैं एक ही सेम पॉइंट पर लग रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, उससे प्लेन पे एक प्लेन पे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, द फोर्सेस विच एक्ट, यहाँ पे एक्ट है ना, the forces which act at या meet at, लिख सकते हो, meet at one point is called concurrent forces। क्लियर। इसका डायग्राम अगर देखोगे तो इस तरीके का डायग्राम है, एक ही पॉइंट पे ये फोर्स P1 भी लग रहा है, ये फोर्स P2 भी लग रहा है, ये फोर्स P3 भी लग रहा है, तो एक ही पॉइंट पे, ये मान लो वो पॉइंट है, वो पॉइंट पे ये सारे फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हो, तीन ही फोर्सेस थे और भी फोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट है, इसी पॉइंट पे सभी फोर्स लगा रहे हैं, मैं इधर से कोई लगा रहा है, कोई वहां से यहीं पे लगा रहा है, कोई इधर से यहीं पे लगा रहा है, तो इस फोर्सेस को बोला जाएगा कनकरेंट फोर्सेस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है थर्ड, कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस को बोला जाता है कि जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो एक सेम लाइन पर एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, द फोर्सेस विच एक्ट एट अ सेम लाइन is called as the collinear forces. The forces which act at same line is called collinear forces. Clear? जैसे कि ये लाइन है, एक फोर्सेस यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्सेस यहाँ पे लग रहा है, ये कौन सा P2 है, एक यहाँ पे P3 फोर्सेस लग रहा है, तो ये सब एक ही सेम लाइन पे P1, P2, P3 फोर्सेस लग रहे हैं, इसको बोला जाता है कोलिनियर फोर्सेस। क्लियर। जैसे मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, इसी लाइन में कोई और फोर्स लगा रहा है, और ये फोर्स देखने को कहाँ मिलता है, वो रस्सा कसी वाला देखिए ना फोर्स, तो वो सेम लाइन में फोर्सेस रहता है, किसी का उधर डायरेक्शन में, किसी का इधर डायरेक्शन में, डायरेक्शन भले चेंज हो बट लग रहे हैं सेम लाइन में, तो इसको बोला जाता है कोलिनियर फोर्सेस। उसके बाद हमारा चौथा क्या है, कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस। क्या बोल रहा है, कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस। मतलब यहाँ पे अगर ध्यान से समझोगे तो इसका जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, P1, P2, P3, ये डायग्राम और ये डायग्राम कोई चेंज है बट कंडीशन डिफरेंट है। कंडीशन क्या है, डिफरेंट है। कंडीशन ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि साथ साथ में ये भी कंडीशन इस पे लगेगा। क्लियर। कंडीशन ये भी लगेगा कि द फोर्सेस विच आर एक्ट एट सेम प्लेन एंड मीट एट वन पॉइंट, एक ही प्लेन पे भी एक्ट हो रहे हैं और एक ही पॉइंट पे भी एक्ट हो रहे हैं, उसको बोला जाता है कोप्लानर कनकरेंट। और ये आपका नेक्स्ट चैप्टर का नाम भी है, पूरा इसी के ऊपर डिपेंड है, पूरा का पूरा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा इसी के ऊपर डिपेंड है, कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस, जिसमें डिफरेंट लॉज को पढ़ने को मिलेगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने को मिलेगा। तो कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस क्या बता रहा है, द फोर्सेस which are at same plane
CCF मत लिखना, पूरा लिखना। जब आएगा क्वेश्चन सिस्टम ऑफ फोर्सेस में, ये नाम भी लिखना है, उनके बारे में भी लिखना है, जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ। वैसे ही अगर मैं बताऊं, अब कंडीशन आप सोचोगे कि सर इसमें डिफरेंट है, इससे अलग क्या हो सकता है? तो अलग में अगर आप देखोगे तो ये वाला कंडीशन आप देखोगे ना, नॉन कोप्लानर कंकरेंट, एक प्लेन पे नहीं है। नॉन कोप्लानर मतलब सेम प्लेन पर एक्ट नहीं हो रहे हैं। द फोर्सेस विच आर एक्ट नॉट इन अ सेम प्लेन, डज नॉट इन अ सेम प्लेन बट मीट एट वन पॉइंट। एक ही प्लेन पे नहीं है, अलग अलग प्लेन पे है, लेकिन एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो उसका डायग्राम कैसे होगा, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऐसे डायग्राम बताता हूं, 3D डायग्राम से समझो। ऐसे कोई बॉक्स है, ठीक है, एक ही इस प्लेन से इस पे फोर्स लगा रहा है, एक ये वाले प्लेन से इस पे फोर्स लगा रहा है, और एक ये वाले प्लेन से इस पे फोर्स लगा रहा है। अलग अलग प्लेन से लग रहा है कि नहीं, लेकिन लग रहा है एक ही पॉइंट पे सभी। तो ये बताता है नॉन कोप्लानर कंकरेंट। नॉन कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन पर नहीं है, कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट पे एक्ट होने चाहिए। तो ये कंडीशन बताएगा, समझ में आ रहा है? तो ये डेफिनेशन लिख लोगे, क्या लिखोगे? द फोर्सेस विच आर नॉट एक्ट या डज नॉट एक्ट एट अ सेम प्लेन बट मीट एट वन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ नॉन कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, वैसे डिक्टेट इसको भी करा जाता हूं, कोप्लानर नॉन कंकरेंट। ध्यान समझोगे, कोप्लानर है नॉन कंकरेंट। इसका पहला वाला जो मैंने फिगर बनाया था, फर्स्ट वाले का कैसे बनाओगे? इसको देखो, नॉन कोप्लानर है मतलब इसको भी 3D में ही आपको बता रहा हूं। क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें। कौन सा वाला बता रहा है? नॉन कोप्लानर, ये तो बता दिया। कोप्लानर नॉन कंकरेंट। कोप्लानर मतलब सेम प्लेन पे होने चाहिए, नॉन कंकरेंट मतलब एक पॉइंट पे एक्ट नहीं होने चाहिए। जैसे पहला डायग्राम, सेम प्लेन पे है सभी, लेकिन एक ही पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा इसके लिए। द फोर्सेस विच आर एक्ट इन अ सेम प्लेन बट नॉट मीट एट वन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ कोप्लानर नॉन कंकरेंट। नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट, एक ही प्लेन पे भी नहीं है और एक पॉइंट पे मीट भी नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो इस वाले डायग्राम में एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, एक इस वाले पे लग रहा है, अलग अलग प्लेन पे लग रहे हैं, एक पॉइंट पे मीट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट। अभी ये दोनों को थोड़ा सा बताना है, ध्यान से समझोगे तो आपको इसको भी बहुत आसानी से समझा सकता हूँ। लाइक पैरेलल फोर्सेस का मतलब होता है, लाइक मतलब डायरेक्शन सेम है, लाइक मतलब डायरेक्शन सेम है बट सभी फोर्सेस पैरेलल होंगे। डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। मतलब मैं यहां पे बता देता हूं, लाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब इस तरीके, या तो ऐसे होंगे या तो सभी फोर्सेस ऐसे होंगे। देखो एक दूसरे से पैरेलल है, समझ में? पैरेलल का मतलब होता है उनके बीच की गैपिंग हमेशा बराबर है। पैरेलल है फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन उसके क्या है? पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है। ये वाला एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस लाइक, ये एक सिस्टम लाइक, ठीक है? ऐसे भी बता सकते हो। ये सिस्टम क्या बता रहा है? लाइक पैरेलल फोर्सेस बता रहा है। क्लियर? इसका अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तो हैंगर होता है, उसमें हम कपड़े सुखाते हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल रहता है, सबका वर्टिकल रहता है, और सबका डायरेक्शन क्या होता है? फोर्स का नीचे डायरेक्शन होता है ना, किसी का डायरेक्शन ऊपर तो नहीं होता ना, कपड़ा वो भागना चाहता है ऊपर की तरफ, नीचे की डायरेक्शन होता है। सबका डायरेक्शन क्या है? नीचे के डायरेक्शन में, और सब एक दूसरे के पैरेलल है। उनके लाइन ऑफ एक्शन को देखोगे तो पैरेलल है। क्लियर? समझ में आया? तो ये लाइक है, ठीक है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होता है? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करो मतलब डायरेक्शन ऊपर नीचे, किसी का ऊपर हो किसी का नीचे हो, बट एक दूसरे के पैरेलल हो, बट एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, तो उसको बोला जाता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्लियर? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये 9 है। डेफिनेशन अगर इसका लिखना है तो क्या लिखेंगे? द फोर्सेस विच आर एक्ट इन सेम डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड एज अ लाइक पैरेलल। अनलाइक के लिए द फोर्सेस विच आर नॉट इन सेम डायरेक्शन बट
पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड एज अनलाइन पैरेलल फोर्सेस। तो ये उनके डेफिनेशन थे। क्लियर हो गया? ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस थे। ओके, क्लियर हो गया? तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दो प्रिंसिपल, उसके बारे में भी बता देता हूँ। सिंपल से डेफिनेशन समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन ही बता रहा हूँ और वो अपनी लैंग्वेज में आप खुद भी लिख सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ये दो प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है और एक प्रिंसिपल है ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बताता है कि जैसे मेरी बॉडी है, इसके ऊपर दो इक्वल फोर्सेस लगे हैं और अपोजिट में लगे हुए। जैसे किसी ने मुझे एक इधर से लगाया और एक यहां से लगाया, दो इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, तो लगाए हुए हैं तभी भी मेरी बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, और छोड़ भी दिए तभी भी मेरी बॉडी के कोई पोजीशन में चेंज नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका डेफिनेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी और रिमूवल ऑफ अ बॉडी बट देयर इज नो चेंज इन द बॉडी पोजीशन। बॉडी के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है, उसी को बोला जाता है सुपरपोजिशन। अगर सिंपल और भी अच्छे से इसका डेफिनेशन बताना है ना, ये तो आप बेसिक लेवल के लिए है थोड़ा सा, लेकिन एक सिस्टम और बेसिक सिस्टम है, आगे जाके फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। वो है कि जैसे कि मेरी बॉडी है, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगे हुए हैं, बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, बट मेरी बॉडी के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है। बॉडी जहां है वहीं के वहीं पर है। पोजीशन चेंज होना मतलब फोर्स लगे तो यहां से यहां पे आ गया, बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि पोजीशन पे कोई चेंजेस ना हो, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर हुआ? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन मतलब उसका पोजीशन सुपर्ब है, वो चेंज ही नहीं होने वाला। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी बताता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी यही बताता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी यही कहता है। आगे उसके बारे में पढ़ने को भी आपको मिलेगा। क्लियर? थर्ड चैप्टर जब पढ़ोगे, थर्ड यूनिट, तो वहां पे सीखने को मिलेगा। क्लियर? इतने पॉइंट क्लियर हो गए? तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना था, बोझ नोटेशन क्या होता है। बोझ नोटेशन मतलब किस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल लेटर से किसी फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोला जाता है बोझ नोटेशन। डेफिनेशन अगर लिखना हो, व्हाट इज बोझ नोटेशन, अगर ऐसे लिखा हो, इस तरीके का आया बोझ नोटेशन, ये डेफिनेशन अगर पूछता है ना, तो द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय अ अल्फाबेटिकल लेटर इज कॉल्ड एज द बोझ नोटेशन। जैसे मान लो कि मेरा ये फोर्सेस है, P1 फोर्सेस है, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब यहाँ पर A है और कैपिटल लेटर का ये B है, तो ये AB जो है, AB इस P1 फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? AB ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन AB में ड्रॉ करूंगा ना, तो इस P1 फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेगा कि कितना मैग्नीट्यूड है। ठीक है? द मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट बाय ग्राफिकली टू यूज अल्फाबेटिकल लेटर इज कॉल्ड एज अ बोझ नोटेशन। ठीक है? अल्फाबेटिकल लेटर यूज करते हैं, उसी को बोला जाता है बोझ नोटेशन। ठीक है? क्लियर हो गया? फ्री स्पेस डायग्राम भी होता है। फ्री स्पेस डायग्राम मतलब कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको बताया गया है, उसको लाइन डायग्राम ड्रॉ करके दिखाने को ही बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम बोला जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब विदाउट बॉडी, जैसे मेरी बॉडी है, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, तब मैं बॉडी को वहां पे बना के और फोर्सेस नहीं बनाऊंगा, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। ये पूरी बॉडी को मैं एक पॉइंट ले लूंगा और जो फोर्सेस लगे हैं उसको लाइन से रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो इसको ही बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये था आपको फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट। फर्स्ट चैप्टर में इतने सारे टॉपिक थे, जो सारे टॉपिक को मैंने कवर किए हैं, उन टॉपिक को रिवाइज करो, और आपको इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक है, वो लिंक पे जाके लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप उसको देख सकते हैं। क्लियर?
तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, ये फोर लेक्चर में कंप्लीट। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस, इसमें बहुत सारे लॉज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, और इसके लिए आपको साइंटिफिक कैल्सी बहुत जरूरी है। साइंटिफिक कैल्सी नहीं है तो ले लो, बहुत जरूरी है, उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, साइन 10 डिग्री, साइन 25 डिग्री आपको सिंपल कैल्सी में नहीं हो पाएगा, तो वो चीजें आप ले लेना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।